जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम्स ओरिएंटेड। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो छोटे छोटे नोट्स आप लोग बनाते चलें। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका आता है चाइना लॉन्चेस के वीजा, यानी कि चाइना ने के वीजा लॉन्च किया है। यहां पे आपको पता चलेगा बच्चों कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का नहीं होता, सब मौके के यार होते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू होती है हमारा H1B वीजा के साथ। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो इंडिया के साथ उसकी दुश्मनी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। काफी प्रेशराइज करने की कोशिश की अमेरिका ने इंडिया को, लेकिन इंडिया प्रेशराइज नहीं हुआ भाई। वो नहीं तोड़ना चाहता था अपने संबंध रशिया के साथ, वो ऑयल इंपोर्ट करता रहा। तो उसके बाद यहां पे रशिया, इसके बाद यूएस ने H1B वीजा पे फीस बढ़ा दी, और जैसे यूएस ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी, या यूं कह लो रुपीस की बात करें तो 88 लाख रुपए पर ईयर फीस देनी पड़ेगी हर एक भारतीय प्रोफेशनल को जो कि अब यूएस में जाके काम करना चाहता है। अब सोच के देखो कि 88 लाख जो फीस भरेगा उसका पैकेज कम से कम 3-4 करोड़ का तो होना चाहिए यूएस में। और कितनी कंपनियां हैं या कितने लोग हैं जिनको 3-4 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। तो ये वीजा की फीस $1 लाख करके लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस की एंट्री बैन ही कर दिया है, या फिर इंपॉसिबल ही कर दिया यूएस के अंदर में। और जैसे ही ये खबर पहुंची चाइना के पास, चाइना ने फटाफट के वीजा लॉन्च कर दिया और बोला कि अरे टेंशन ना लो, तुम्हें वहीं जाने की जरूरत नहीं है यूएस में यार, H1B वीजा का क्या है, वो तो महंगा हो गया, हमारे पास आओ, हम आपको के वीजा लॉन्च करके दे रहे हैं। और के वीजा में आपको वही फैसिलिटी मिलेंगी जो कि आपको यूएस में दी जा रही थी। अब सर के वीजा में और H1B वीजा में फर्क क्या है? क्यों इंडियंस चाइना जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए H1B वीजा महंगा पड़ रहा है और के वीजा बिल्कुल सस्ता पड़ रहा है। H1B वीजा में एंट्री के फ्रीक्वेंसीज पे कमियां आ रही थी, यानी कि देखा जा रहा था कि एंट्री पे बार बार एंट्री नहीं कर सकते थे आप यूएस में, बार बार एग्जिट नहीं कर सकते थे आप यूएस के अंदर में। तो इसको देखते हुए काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन के वीजा क्या कर रहा है? नहीं भाई, मल्टीपल एंट्री है, जितनी बार भी आना चाहो, जितनी बार भी जाना चाहो, जितने त्योहार मनाना चाहो भारत में जाके मनाओ, छठ, दिवाली, दशहरा सब कुछ मना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं रहने वाली है। उसके बाद जब H1B वीजा में जाते थे आप लोग यूएस, तो आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ती थी, एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती थी, एक एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब आप के वीजा से चाइना में जाओगे, जो कि जस्ट अभी अभी चाइना ने लॉन्च किया है और यही देख के लॉन्च किया है, इसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए किया है। जब आप के वीजा के जरिए चाइना में जाओगे तो आपको किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, और आप अपना खुद का बिजनेस भी वहां पे जाके खोल सकते हो। इस बात तक का ऑप्शन यहां पे आपको के वीजा में चाइना ने देके रखा हुआ है, जो कि H1B वीजा में नहीं था। H1B वीजा में आप तभी जा सकते थे जब आपकी वहां पे नौकरी लग चुकी हो और आपके अकाउंट में अच्छा खासा शो मनी हो, तो आप नौकरी लेने के बाद जाओगे। लेकिन चाइना में आप बिना नौकरी लिए चले जाओ, वहां पे जाके नौकरी ढूंढो जैसे भारत में नौकरी ढूंढ रहे हो। तो इसे एक जियो पॉलिटिक्स का एक खेल कहा जा सकता है कि एक तरफ जैसे ही यूएस ने फीस बढ़ाई H1B वीजा की, वैसे ही चाइना ने इसका फायदा उठाने के लिए के वीजा लॉन्च कर डाला है। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं ये क्या है। ठीक है, तो जैसे यूएस ने क्या किया है यहां पे H1B वीजा की बात करें, जैसे H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दिया है, तो उसकी फीस, और $1 लाख का मतलब तकरीबन 88 लाख रुपए पर ईयर कहा जा सकता है इंडिया की करेंसी की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो। ठीक है, उसके बाद चाइना ने के वीजा लॉन्च कर दिया है। के वीजा लॉन्च करने के बाद चाइना ने कहा है कि भैया ऐसा है, देखो आप लोग टेंशन ना लो, H1B वीजा अमेरिका ने महंगा किया है, जिसके बदले में आपको के वीजा देना चाहता हूं, और के वीजा लेकर के आप सेम तरीके से जैसे H1B वीजा में यूएस जाते थे, के वीजा लेकर के आप कहां पे आ सकते हो? चाइना के अंदर में आ सकते हो। और यहां पे हम स्वागत करते हैं स्टेम प्रोफेशनल्स का। स्टेम प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है? S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियर, M फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि इन चारों फील्ड में जो कोई भी एक्सपर्ट है के वीजा लेकर के चाइना में जा सकता है और वही फैसिलिटीज अपना सकता
सकता है, जो कि आपको H1B वीजा के जरिए मिलती थी यूएस में, और वो भी सस्ता है, मल्टीपल एंट्री है, किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाओ और जॉब पाओ, सीधी सी बात इतनी है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे देखिए के वीजा क्या है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, आप कोई भी बैचलर डिग्री लेके जा सकते हो स्टेम में। स्टेम का मतलब क्या होता है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और ए फॉर मैथमेटिक्स। क्लियर पॉइंट बच्चे, ये वीजा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाला है और मल्टीपल एंट्री आपको इस वीजा में मिलने वाली है। ठीक है, अब इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, देखिए इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है वो चाइना में जा सकता है, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। देखिए बड़ी मुश्किल से तो H1B वीजा के महंगे होने की वजह से वो सारे के सारे लोग भारत में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चाइना ने ये के वीजा लॉन्च कर दिया है तो बहुत सारे इंडियन जाके अब चाइना में काम करने की कोशिश करेंगे, तो ब्रेन ड्रेन ऑफ कोर्स ब्रेन ड्रेन होने वाला है। ठीक है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन साथ में ये पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा और ग्लोबल लेवल पे इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकता है। और चाइना में अगर हमारे लोग काम करेंगे तो वहां पे रेमिटेंस जो मनी है यानी कि विदेशी मुद्रा भारत के अंदर में आएगी, एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो इन भारत पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों ही आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग कंक्लूड करने की बात करते हैं तो यहां के वीजा लॉन्च करके जो H1B वीजा का एक टेक मोनोपोली क्रिएट करता था यूएस अमेरिका, उस टेक मोनोपोली को डायरेक्ट चैलेंज करने वाला है यहां पे चाइना के वीजा लॉन्च करके। अब देखिए जो ब्रेन जो दिमाग अमेरिका में जाते थे H1B वीजा के जरिए, और बता दूं मैं आपको तकरीबन 85,000 वीजा ऑफर करता था, इस तरीके के H1B वीजा यूएस ऑफर करता था, जिसमें से 71% तो भारतीय होते थे। आप समझिए भारतीयों के पास कितना दिमाग है, और सारे भारतीय दिमागों का इस्तेमाल कौन करता था, अमेरिका करता था। वो तो अमेरिका का दिमाग खराब हो गया, ट्रंप का दिमाग खराब हो गया कि इतने बड़े बड़े दिमाग वाले बंदे, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे बंदे जो कि यूएस में काम कर रहे हैं, उनको अब देश छोड़ के यहां पे आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो उनको 88 लाख रुपए हर साल फीस जमा करनी पड़ेगी। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी हो सकता है कि जिन जिन कंट्रियों में हमारे ये सारे लोग काम करते थे, यानी वो टेक कंट्रीज, जो टेक कंट्री जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडियंस पे डिपेंड हुआ करती थी, उन्हें अपना ऑफिस इंडिया में भी खोलना पड़ सकता है। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट आपको H1B वीजा के फीस बढ़ने से और के वीजा जो कि चाइना का है इसके ओपन होने से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट आपको देखने के लिए यहां पे मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका आर्टिकल कहलाता है टेन्योर एक्सटेंशन ऑफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान। यहां पे देखिए जो जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, उनका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है, यानी कि उनके जो टाइम टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पद है सीडीएस क्या है। सीडीएस का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्या है, देखिए ट्राई सर्विसेज है, यानी कि इंडिया में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों के कोऑर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत जाती थी, तो इन तीनों का एक हेड बना दिया गया, इन तीनों का कंबाइंड डिसीजन लेने के लिए एक पद बनाया गया था सीडीएस, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और इस पद की कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कारगिल की लड़ाई हम लोग जीत तो चुके थे, लेकिन कारगिल की लड़ाई में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज खो दिए थे। इस वजह से कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई 1999 में, और उसको यह काम सौंपा गया कि अगर हम लोग कौन कौन सी एहतियात बरतते, कौन कौन सी सावधानियां बरतते कि हमारा इतना ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए था, हमने इतने ज्यादा जवान नहीं खोने चाहिए थे जितने ज्यादा हमने जवान खो दिए। तो कारगिल रिव्यू कमेटी में पूरा छानबीन किया गया, देखा गया, जांच पड़ताल की गई, प्रोज एंड कॉन्स देखे गए। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपना 2000 के अंदर में रिपोर्ट पेश की, और उसमें इसने यह बताया कि देखिए नुकसान होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी कारगिल युद्ध के अंदर में। क्यों, देखो तीनों के जो अध्यक्ष हैं, तीनों के जो चीफ हैं वो अलग अलग हैं, और तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है ना बहुत ही फॉर्मल होता है। इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसको इससे करने के लिए कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और तब तक तो दुश्मन अपना काम ही कर देता था। इस वजह से कारगिल में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये एक रिकमेंडेशन दिया गया कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा कि ऐसा करते हैं, तीनों जो ट्राई सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका एक चीफ अलग से बना दिया जाए, और वो ही इन तीनों के बारे में मेन डिसीजन लेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा, रिसोर्सेज का आदान प्रदान इन तीनों के बीच में करवाएगा, जिसको हम लोग सीडीएस बोलते हैं। तो 2019 में इसकी अनाउंसमेंट हुई, यानी 2019 में सीडीएस पद बनाया गया, और 26 जनवरी 2020 में विपिन रावत जी को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया, और हमारे दूसरे सीडीएस अनिल जी हैं, ठीक है, अनिल चौहान जी हैं, जनरल अनिल चौहान जी हैं। इन्हीं के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है, और कार्यकाल को क्यों आगे बढ़ाया गया है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए तो यहां पे क्या किया गया है,
कि अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी के कार्यकाल को यहां पे बढ़ा दिया गया 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। अब 2026 मई 2026 तक। अब इसका क्या मतलब है कि ये रिटायरमेंट लेने वाले थे, मतलब रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब ये 1 साल और काम करने वाले हैं मई 2026 तक। और क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अभी इंडिया थिएटर कमांड इश्यूज कर रहा है, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है? थिएटर कमांड इशू कर रहा है। अब ये थिएटर कमांड क्या है भाई साहब? ठीक है, थिएटर कमांड क्या है? ठीक है, तो थिएटर कमांड होता है एक जोन, कह लो जोन कमांड, ठीक है, जोन कमांड। अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आर्मी के 7 कमांड हैं, एयरफोर्स के 7 कमांड हैं और नेवी के हमारे 3 कमांड हैं, यानी कि टोटल 7 7 14 और 17 कमांड हैं। लेकिन अलग अलग जोन में अलग अलग कमांड काम करती है। यानी कि अगर हम नॉर्थ जोन की बात करते हैं तो नॉर्थ जोन में आर्मी के 2 कमांड है, एयरफोर्स के 2 कमांड है और नेवी के एक भी कमांड नहीं है। लेकिन 2 आर्मी के और 2 नेवी के कमांड आपस में डिसीजन नहीं लेते हैं, मिल बांट के डिसीजन नहीं लेते हैं, ये इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हर एक कमांड का चीफ अलग अलग है। तो यहां पे थिएटर कमांड का यह मतलब है, जो कि अभी इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है, कि उस जोन में, नॉर्दर्न जोन में जितने भी कमांड है ना, उनका एक ही हेड बनाया जाए, ताकि उनका कोऑर्डिनेशन सब स्थापित हो सके, उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके और वो बेहतर डिसीजन लिए जा सके। और ये प्रोसेस में अच्छा खासा समय लगेगा। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और ट्रांजिशन पीरियड के लिए एक कॉन्टिन्यूअस लीडरशिप की जरूरत थी। इसीलिए जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के पद से नहीं हटाया गया, उनकी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इनके कार्यकाल को मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है बच्चे, ये आपका पूरा पूरा आर्टिकल कहलाता है। चलिए बच्चे, अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थिएटर कमांड में आपको बता चुका हूं और कंक्लूजन में देख लेते हैं। तो जितना भी टेंशन आप लोगों को जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न, चारों तरफ जितने भी कंट्रीज हैं, उन सबसे सुरक्षा करने के लिए अभी हमें अनिल चौहान जी की जरूरत तो है, ठीक है। और अनिल चौहान जी की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनकी लीडरशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो थिएटर कमांड वाला काम है, प्रोसेस है, इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली इन्हीं के रहते हुए उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना लीडरशिप बीच में चेंज होगी तो काम डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे इनके काम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि हमारे यहां पे सिक्योर कंटिन्यूटी बनी रहे इंडियाज मिलिट्री लीडरशिप के अंडर में। ठीक है बच्चे, तो ये आपका दूसरा आर्टिकल था, अनिल चौहान की जो टाइम टेन्योर को बढ़ा दिया गया, इससे रिलेटेड। ठीक है, अगला आता है अंत्योदय दिवस 2025। ठीक है, अंत्योदय दिवस 2025 की अगर हम बात करते हैं तो अंत्योदय दिवस 2025 हम हर साल मनाते हैं 25 सितंबर को। तो इस बार भी 25 सितंबर को हम लोगों ने मनाया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लीगेसी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है अंत वाले लोग तक पहुंचना। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को अंतिम इंसान तक पहुंचाना, पूरे गरीब से गरीब इंसान तक पहुंचा देना। देखिए, गांधी जी ने भी सर्वोदय प्लस स्टार्ट किया था और इन्होंने अंत्योदय योजना स्टार्ट करवाया था दीनदयाल उपाध्याय ने, यानी इनके नाम पे स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, अंत्योदय योजना में और सर्वोदय प्लान में अंतर क्या था? सर्वोदय योजना का मतलब क्या है कि सभी को एक साथ लेके चलना, लेकिन अंत्योदय योजना में गरीबों में भी जो गरीब हो उस तक भी बेनिफिट पहुंचे हमारी सरकारी योजना का, यह हमारा टारगेट किया गया था। ठीक है, तो अंत्योदय योजना शुरू किया गया था किसके नाम पे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म दिवस आता है 1916 में इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर को, और इसीलिए 25 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 25 सितंबर इन्हीं के लीगेसी को मेंटेन करने के लिए यहां पे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अंत्योदय का मतलब मैं बता चुका हूं। एक अंत्योदय का मतलब कि जो सरकारी बेनिफिट से अंत आदमी तक पहुंचे, अंत आदमी का भी उदय हो, जो इस कतार में सबसे गरीब इंसान है, लास्ट वाला इंसान है, उसका भी उदय हो, इसका मतलब यहां पे ये कहलाता है। ठीक है, यानी मार्जिनलाइज जो लोग हैं, यानी जो समाज से जिनको निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, गरीब लोग हैं, उन सबका फायदा अंत्योदय योजना में दिखाई देना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 सितंबर 2016 को, 2016 कह रहे हैं, 1916 को इनका जन्म दिवस है, जन्म होता है और मथुरा में होता है, उत्तर प्रदेश के। तो उसके बाद ये बड़े होते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं, आरएसएस के बहुत ही बड़े प्रचारक भी बनते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। आरएसएस को इन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया हुआ है और ये को फाउंडर है भारतीय जनसंघ के। ये वही भारतीय जनसंघ है जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग में भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। ठीक है बच्चे, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इंसानियत को लेकर के, गरीबों को लेकर के। ठीक है, अब चलिए
अंत्योदय पर आधारित महत्वपूर्ण योजनाएं, जो हमने बताया ना, अंत्योदय का मतलब क्या होता है, अंतिम इंसान तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचे, इसको अंत्योदय बोलते हैं। तो इस पर आधारित कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में इशू किया गया था, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग थे, उनको बहुत ही सस्ते में हम लोग 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल और गेहूं वहां पर प्रोवाइड करने की बात की गई थी, यानी कि 1000-1200 रुपए में आपका पूरा महीने का राशन आ जाता था, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू किया गया था। क्लियर पॉइंट बचे यहां पे। उसके बाद एक और योजना आई थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि DAY, ठीक है, DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक आपका 2011 में शुरू किया गया था और एक आपका 2013 में शुरू किया गया था। 2011 में शुरू किया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, या फिर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक शहरी क्षेत्र के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र वाला था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड प्लान, यानी कि गांव के लोगों को लिवलीहुड देना, जीविका देना। और इसमें ज्यादातर कौन होती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हुआ करती थी, जिनको आसान किस्तों में लोन प्रोवाइड कर देना, ब्याज फ्री लोन दे देना, या फिर उनको उनका रोजगार खुलवा के दे देना। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायक समूह जो होता है औरतों का, उसकी हेल्प करना। और 2013 में बनाया गया था नेशनल अर्बन लिवलीहुड प्रोग्राम, यानी कि सेम चीज था, पहले रूरल वाला था और इसको हमने अर्बन एरिया में डाल दिया। तो जो अर्बन लिवलीहुड मिशन था 2011 में शुरू किया गया था, और रूरल लिवलीहुड मिशन 2011 में शुरू किया गया था, और अर्बन वाला जो था आपका 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है बच्चे। तो NRM, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM जो है 2011 में शुरू किया गया था, और NULM जो है आपका 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है बच्चे। यानी कि जो डे है, डे का मतलब क्या होता है, ठीक है, अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना को 2 हिस्सों में हम लोगों ने बांट दिया था। ये सारा पॉइंट आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वाला और शहरी क्षेत्र वाला, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं इसका महत्व 2025 के अंदर में क्या है। 2025 में जब हम लोगों ने अंत्योदय दिवस मनाया 25 सितंबर को, यानी कल, तो हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लेगेसी को जनता में बांटा, स्टूडेंट्स तक बांटा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे कैंपेनिंग की, इक्वालिटी की बात की, सोशल वेलफेयर की बात की, जो वीकेस्ट लोग हैं, जो कमजोर से कमजोर लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उन तक हम लोगों ने सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की। हम लोगों ने बातचीत की, उनको अवेयर किया कि किस तरीके से आप लोग सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकते हो अंत्योदय योजना के तहत। ये सारी की सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन वगैरह यहाँ पे चलाए गए, ठीक है। कंक्लूजन में देख लेते हैं, तो अंत्योदय दिवस 2025 में हमने मेंटेन किया है लेगेसी को, किसकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लेगेसी को, और उसी के लिए हम लोगों ने उनकी विचारों को लोगों तक फैलाने की कोशिश किया है। और आने वाले समय में हम अपने जो जनरेशन है उन तक ये सारी चीजों को पहुंचाएं, ताकि वो भी आने वाले समय में अंत्योदय योजनाएं जैसी योजनाओं को सफल बनाने में सरकार की हेल्प कर सके, या फिर एजेंसियों की हेल्प कर सके। क्योंकि देखिए, गरीब से गरीब लोगों को भी यहाँ पे भारत में जीने का हक है, अपना जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल आता है, डबलिंग ऑफ बख्तियार राजगुर तिलैया रेलवे लाइन, ठीक है बच्चे। देखिए यहां पे एक रेलवे लाइन है, ठीक है, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, ठीक है। यहां पर एक रेलवे लाइन आपको दिखाई देगी, बख्तियारपुर, जो कि पटना में है, ठीक है, पटना में है, ठीक है, बख्तियारपुर। और राजगीर आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, ठीक है। और तिलैया, यहां इनके बीच में क्या है, एक रेलवे लाइन चलाई जाएगी, ठीक है, चलाई जाएगी, जो कि एक तरफा थी लेकिन अब 2 तरफा हो जाएगी, यानी कि इसको डबलिंग कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो जब डबलिंग का मतलब क्या है कि आने के लिए तो जाती थी पटरियां और जाने के लिए नहीं जाती थी। एक तरफ से जब तक ट्रेन पूरी चली नहीं जाएगी तब तक दूसरी तरफ से ट्रेन आएगी नहीं, तो इस वजह से बहुत देरी होती थी, जब तक कि 104 किलोमीटर की पूरी पटरी पार नहीं कर देगी रेलवे, ठीक है, कोई भी ट्रेन, तब तक वहां से कोई चल नहीं सकता था, क्योंकि एक ही पटरी, बीच में तो कहीं ना कहीं टकराएगी। तो बड़ी समस्याएं आती थी यहाँ पे। देखिए बिहार में टूरिज्म बहुत ही ज्यादा है, पावापुरी में चले जाओ टूरिज्म ही टूरिज्म मिलेगा आपको, ठीक है। पटना में कितना सारा टूरिज्म है यार देखने के लिए, राजगीर में चले जाओ कितना सारा टूरिज्म है, ठीक है, बुद्ध का गढ़ है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे फिर भी टूरिज्म इतना ज्यादा क्यों नहीं था, कि भैया आने जाने की सुविधाएं ही नहीं है, एक बार चलेगा तो सीधा शाम को ही आओगे। तो सारी की सारी समस्याओं को देखते हुए टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सरकार ने डिसीजन लिया है कि पटना राजगीर तिलैया के बीच में लाइन की तो डबलिंग की जाएगी, यानी कि
जाने आने दोनों के लिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। ठीक है, और ये किसने किया है, डिसीजन किसने लिया है? ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसको हेड कौन कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। क्लियर पॉइंट। इसके लिए बजट कितना पेश किया गया है? 22,192 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है। ठीक है, टोटल लेंथ 104 किलोमीटर की रहेगी और 4 डिस्ट्रिक्ट को ये पूरा कवर किया करेगा। ठीक है बच्चे, 4 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक आपको पटना मिल जाएगा, एक आपको नवादा मिल जाएगा, एक आपको नालंदा मिल जाएगा। ठीक है, और एक आपको गया साइड मिल जाएगा। ये पूरा आपका 4 पूरा आपको ये कवर करने वाला है एरिया। ठीक है, अब देखिए इससे बेनिफिट क्या रहने वाला है? टूरिज्म बढ़ेगा भारत के अंदर, पिलग्रिमेज कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पिलग्रिमेज उन टूरिज्म प्लेसेस को बोलते हैं जो वहां पे मंदिर वंदिर पूजा पाठ के लिए लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज कहलाता है। ठीक है, तो ये पिलग्रिमेज कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग अब आसानी से आना जाना करेंगे। लोग इसीलिए तो घूमने फिरने नहीं जाते, परेशान हो जाते बेचारे, क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे उनको परेशान ना होने देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये ट्रेन का सिस्टम शुरू कर दिया, पटरी को डबल कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी, तो टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, राजगीर में आप देख लो, राजगीर में शांति स्तूप है जो लोग देखने के लिए जाते हैं। नालंदा में पूरा हमारा विश्व में प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, पावापुरी में जो जैन पिलग्रिमेज है, तो ये सब कुछ देखने के लिए लोग बिहार जाते जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तक टूरिज्म नहीं फैला पाता है। क्यों? क्योंकि भाई दिक्कतें इतनी ज्यादा बिहार में ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ये ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों को काफी ज्यादा दूर किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? यहाँ पे 13.40 लाख लोग तक को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा और तकरीबन 14,034 गांव को बेनिफिट मिलेगा। यानी कितने सारे गांव को ये रेलवे ट्रैक जोड़ती हुई चलेगी। ये सारा बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, गया, नवादा, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको खास तौर पे इस रेलवे लाइन का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो था, ठीक है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, गति शक्ति मास्टर प्लान जो बनाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इस प्लान से इसको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्लान को लिंक कर दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की अब इस पे नजर रहेगी। यानी कि प्लान अगर अप्रूव हो गया तो बहुत ही जल्दी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में है, स्टेट गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कंक्लूजन में देख लेते हैं। तो बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो है टूरिज्म को बूस्ट करेगा, लोकल जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट करेगा, कनेक्टिविटी को डेवलप करेगा, बिहार को सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ को। हर तरीके की ग्रोथ यहाँ पे बिहार में अब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक है ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं अगला। ठीक है, मैरिटल रेप लीगल डिबेट इन इंडिया। देखिए, मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार भारत में कानूनी बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। अब ये किस तरीके से मुद्दा बना हुआ है, चलिए देखते हैं। मैरिटल रेप क्या कहलाता है? शादी के बाद अगर कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी पत्नी को जबरदस्ती करता है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ऐसा बहस छेड़ा गया है, हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पे आईपीसी की धारा 375 में एक एक्सेप्शन 2 है। वो ये कहता है कि अगर पति विवाह के बाद अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है तो वो मैरिटल रेप के केस में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहां पे कई सारे ऐसे फेवर में दिए जा रहे हैं पॉइंट्स, अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं पॉइंट्स, क्योंकि आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये मैरिटल रेप है? आप किस तरीके से प्रूफ करोगे कि कंसेंट नहीं था? डेफिनेटली सीधी सी बात है। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे गलत केसेस आए हैं, जैसे कि पति पे इल्जाम लगाया गया है कि नहीं इन्होंने मेरा रेप किया है। अब ये आप कैसे प्रूफ करोगे कि वो कंसेंट से हुआ था कि नहीं कंसेंट से हुआ था, वो रेप था या रेप नहीं था? ठीक है भैया, संबंध बना है, ये तो कंफर्म्ड है, मेडिकल में आ गया है, लेकिन वो संबंध आपके कंसेंट से था कि नहीं था? हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको ब्लैकमेल कर रही हो कि ये जमीन मेरा नाम लिख दे वरना मैं ये केस डाल दूंगी, और मेडिकल में तो निकल ही जाएगा। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दे वरना मैं तेरे खिलाफ ये केस डाल दूंगी और तू जेल में चला जाएगा, क्योंकि मेडिकल में तो प्रूफ हो ही जाएगा। इसी वजह से आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 है, वो ये कहता है कि मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में पहुंची थी, जिसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि एक महिला की बॉडी उसका व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। एक औरत की डिग्निटी की बात है, और एक औरत की डिग्निटी की
तब हानि हो जाती है जब कोई पुरुष उसके साथ जबरदस्ती करता है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। ठीक है, 2023 में भी यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो 2023 में जो बेंच बनती है ना, वो दो व्यू रखती है। एक कहती है कि मैरिटल रेप रेप होता है भैया, महिला की डिग्निटी है तो है, सीधी सी बात ये है। लेकिन दूसरा वाला ये कहता है कि भैया अगर इतनी आसानी से मैरिटल रेप को हम लोगों ने अलाउ कर दिया, बता दिया कि मैरिटल रेप है, तो इसका मिसयूज कितना होगा आप ये भी तो देखो। ठीक है, कोई भी महिला अगर दुश्मनी निकालना चाहती है तो फटाक से केस डाल सकती है। ठीक है, कंसेंट से उनके बीच में फिजिकल रिलेशन होगा, सुबह गई पुलिस स्टेशन में केस डाल दिया, कितना ज्यादा मिसयूज होगा आप ये देखो। शादियां कितनी ज्यादा टूटेंगी ये देखो। शादी जैसे पवित्र जो बंधन है, उन सारे पवित्र बंधनों का कितना ज्यादा मिसयूज किया जाएगा। और आज की डेट में आप न्यूज में देख ही रहे हो किस किस तरीके के यहाँ पे केसेस आए जा रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस को बढ़ावा देने से रोकने के लिए मैरिटल रेप को रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिए, ऐसे कई सारे प्रावधान भी मिलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि तो बहस छिड़ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे कोई भी नहीं टिप्पणी दी है कि भैया मैरिटल रेप रेप की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, उसके खिलाफ होगा या फेवर में होगा, कुछ भी नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इसके बारे में कोई भी डिसीजन आ जाएगा। लेकिन ये डिबेट का मुद्दा तो अभी भी बना हुआ है ना भाई, कि मैरिटल रेप रेप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यही हमारा आज का पूरा मुद्दा कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेप्शन 2 ऑफ आईपीसी 375 कहता है कि भैया नहीं है मैरिटल रेप। ठीक है, 2017 में ठीक है एक औरत ने केस ही कर दिया था। ठीक है, तो 2017 में बोला गया था कि नहीं भाई ये रेप है, क्योंकि एक महिला की डिग्निटी का सवाल है। जो मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूं, वही सारी चीजें यहां पे आता है। लेकिन हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहां पे आपको आईपीसी की धारा 375 का एक्सेप्शन 2 ये जरूर कहता है कि मैरिटल रेप रेप नहीं होता है, यानी कि पति अगर आपके कंसेंट के बिना शारीरिक संबंध बनाए तो वो रेप नहीं कहलाएगा, ये जरूर कहता है। लेकिन एक यहां पे एक्सेप्शन और भी है, अगर आपकी पत्नी 18 साल से नीचे है तब तो माइनर है ना, और अगर वो 18 साल से नीचे है फिर आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मैरिटल रेप। अदरवाइज अभी तक कोर्ट ने इसको यह कहा है कि ये मैरिटल रेप नहीं है, और छत्तीसगढ़ में तो लागू भी कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है मैरिटल रेप से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, चलिए अब इंपॉर्टेंट जुडिशियल रूलिंग्स में आपको बता चुका हूं कि दो ऐसे केसेस आए थे यहाँ पे जिसमें स्प्लिट हुआ था डिसीजन। एक बोलता है कि होना चाहिए मैरिटल रेप और एक बोलता है कि मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि भाई सेक्स माइनर के साथ करोगे, अगर आपकी पत्नी 18 साल से नीचे है तो डेफिनेटली दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मैरिटल रेप, अदरवाइज वो मैरिटल रेप की केस में नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, वही सारी चीजें बता रखा है। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो क्या बोलता है, वाइफ का कंसेंट इररिलेवेंट इन अननेचुरल सेक्स केसेज, यानी अननेचुरल सेक्स का मतलब क्या होता है, ओरल सेक्स हो गया या फिर एनल सेक्स हो गया, इस तरीके के अगर केसेस आते हैं, अननेचुरल अगर सेक्स होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है, तो डेफिनेट, और वो वाइफ की कंसेंट के बिना होता है तब तो उसको रेप ही माना जाएगा भैया, क्योंकि वो ब्रूटल फिजिकल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारी जजमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब यहां पे एक और आर्गुमेंट आता है कि क्रिमिनलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर इसको हम क्रिमिनलाइज कर देते हैं कि भैया मैरिटल रेप है, तो इसका कितना ज्यादा मिसयूज हो जाएगा, है ना। यहां पे गलत गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, गलत गलत इल्जाम थोपे जाएंगे, और जिस तरीके से आज की डेट में चल रहा है आप देख तो कितने सारे ऐसे गलत गलत केसेस हैं, तो इस का एक मिसयूज किया जाएगा अगर ये लॉ पास हो जाता है मैरिटल रेप वाला तो। ठीक है बच्चे, डिफिकल्टी आएगी प्रूफ करने में कि भैया जो कंसेंट था कि नहीं था फीमेल का, आपने फिजिकल रिलेशन बनाया है और आपकी वाइफ है, तो कंसेंट था कि नहीं था आप ये कैसे प्रूफ करोगे, आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। प्रूफ नहीं कर पाओगे तो चलो भैया सीधा जेल में चलो। ठीक है, तो अगर ये मैरिटल रेप वाला केस आ जाता है, लॉ बन जाता है, तो डेफिनेटली यहां पे मिसयूज तो होना पक्का भाई साहब। ठीक है, चलिए इम्पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। अब जो शादी जैसा पवित्र संबंध है उस पर भी डेफिनेटली यहाँ पे असर होगा और इसको भी मिसयूज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट आते हैं इसके अगेंस्ट भी, थोड़ा बहुत देख ले, फेवर में भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारे इक्वालिटी का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, इन सारे अधिकारों का हनन करता है अगर कोई फोर्सफुली हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो। ठीक है बच्चे, ये सारी चीज बताता है। ये बता रहा है कि एक औरत की बॉडी उसकी खुद की ऑटोनॉमी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी की बात ही क्या हो रही है भाई, वो आपका हस्बैंड है, ठीक है, उसका अधिकार है, ठीक है, और पूरी दुनिया जिस चीज पे चलती है आप उसी को मैरिटल रेप की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो, ये मेरा व्यक्तिगत बात कह रहा हूं भाई साहब। ठीक है, तो मैरिटल रेप
की कैटेगरी में उस शारीरिक संबंध को नहीं डालना चाहिए जिसका कोई सबूत नहीं है, और सबूत हो ही नहीं सकता कि कंसेंट था कि कंसेंट नहीं था। यही तो सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब हमारे देश की। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करंट स्टेटस क्या है। तो करंट स्टेटस में तो भैया हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशन हुआ है तो कंसेंट प्रूफ नहीं भी है तो आप, अभी तक कोर्ट ने नहीं बोला है कि मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी तक बोला है कि नहीं नहीं ये मैरिटल रेप नहीं है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन होता है तो। अभी करंट कंक्लूजन तो फिलहाल यही आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं फाइनल, तो डेफिनेटली एक टेंशन का विषय तो है भाई साहब। ठीक है, यहां पे हो सकता है कि सही में ही कुछ औरतों के साथ रेप होता हो सकता है कि सही में ही मैरिटल रेप होता हो, पॉसिबल है भाई साहब। ठीक है, लेकिन अगर कानून नहीं है तो भी दिक्कत, और अगर कानून बनाई जा रही है तो भी दिक्कत है। तो यहां पे हमारे जुडिशरी सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना चाहिए जहां पे इस एक्ट को मिसयूज भी ना किया जाए और इस एक्ट का कोई फायदा भी यहां पे नहीं उठा सके और किसी का नुकसान भी ना, और बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि भाई मतलब समाज का भला हो, हमारा शादी वाला जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक से चलता रहे, बाइज्जत चलता रहे, और यहाँ पे इसका मिसयूज भी ना हो। कुछ बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा भाई साहब। इनके लिए कमेटी वगैरह बनानी चाहिए, रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आर्टिकल आता है आपके पास, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बच्चे, एक नया एरा, ठीक है, एक नया युग की हम बात कर रहे हैं, नया युग की शुरुआत हो रही है इंडोनेशिया के साथ हमारी। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन शुरू से ही है, बहुत प्यारे रिलेशन है इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, बीच में हमारा जब पाकिस्तान के साथ 1965 में लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे खराब भी हो गए थे इंडोनेशिया के साथ रिलेशन, लेकिन फिर आगे चल के जो हमारा 90s और 2000 वाला जो दशक है इसमें हमने इंडोनेशिया के साथ अपने रिलेशन बिल्कुल सही कर लिए थे। ठीक है, चलिए, तो ये ज्यादा न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं जियो पॉलिटिक्स की नजर में। ठीक है, लेकिन अच्छे होने कब से शुरू हुए थे? जब 26 जनवरी 2025 को वहां के जो हमारे वहां के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रबावो सुबियांतो चीफ गेस्ट के तौर पे इंडिया में आए थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट क्या नाम था इनका? ठीक है, प्रबावो सुबियांतो चीफ गेस्ट बनके 26 जनवरी को भारत में आए थे। ठीक है, अब ऐतिहासिक संबंध पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो 1950 में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकरानो थे। ठीक है, जो हमारा 26 जनवरी 1950 था ना, तो उसमें भी इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे ना सुकरानो साहब, वो भारत में चीफ गेस्ट बनके आए थे। तो यानी कि हमारा रिलेशन तभी से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग भारत के साथ इंडोनेशिया के साथ हमारा रहा है। ठीक है, आगे चल के हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट भी किए हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी समुद्री सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस फील्ड में भी हमने इंडोनेशिया के साथ काफी एग्रीमेंट किए हैं, हेल्थ में भी, कल्चर में भी, और डिजिटल कॉपरेशन में भी, जो आज के लिए डिजिटल चल रहा है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब देखिए रिलेशन कब से शुरुआत होती है हमारी? 1951 से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ हमारी दोस्ती वाली जो संधि साइन की गई थी, अच्छा खासा चल रहा था। 1960s में जो हमारे संबंध थोड़े खराब हो गए क्योंकि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के साथ 1965 में हमारी जंग चल रही थी, तो इस वजह से हमारा काफी ज्यादा थोड़ा मतलब रिलेशन खराब हुआ। उसके बाद 90s में हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे रिश्ते सुधरे, तो इंडोनेशिया के साथ रिश्ते सुधरे भी, और 2000 में बहुत ज्यादा सुधरे, और अभी 2025 में इतने सुधर गए कि वहां के प्रेसिडेंट को हम लोगों ने अपने 26 जनवरी जो हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। ठीक है, ट्रेड रिलेशन की बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एशियन पार्टनर है, ठीक है, सिंगापुर के बाद। आसियान मेंबर में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सब में हमारे उन सब में इंडोनेशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है आफ्टर सिंगापुर। सिंगापुर टॉप पे चल रहा है और हमारा इंडोनेशिया सेकंड रैंक पे आता है। ठीक है बच्चे, ट्रेड की बात करें तो 4.3 बिलियन 2005-6 में था और 38.8 बिलियन 2022-23 में हो चुका है। हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं इंडोनेशिया से? तो कोल, पाम ऑयल, मिनरल, पल्प, रबर, ये सब कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम, व्हीकल, टेलीकॉम, स्टील, एग्री प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात निर्यात दोनों ही हमारा इंडोनेशिया के साथ चलता है। कल्चरल टाइज की बात कर लेते हैं तो कल्चरल टाइज में जो एक पुराना एंशिएंट की बात कर लेते हैं, तो एंशिएंट यहाँ पे हमारे पार्टी जावा द्वीप, इंडोनेशिया को जावा द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और यही वो जावा द्वीप है जो हमारे रामायण में भी मेंशन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे रामायण और हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ हमारा इंडोनेशिया है। ठीक
ठीक है। बाली आप लोगों ने सुना होगा, इंडोनेशिया की जो राजधानी है बाली, जहां पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, वो भी तो हमारे रामायण से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे कल्चर की बात करें तो कल्चरल लेवल पर भी हम देखें तो काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे जुड़ाव दिखाई देता है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है इंडोनेशिया, ठीक है बच्चे। अगर हम लोग बात कर ले रक्षा और सुरक्षा की, तो 1951 से ही हम लोग ने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, बहुत सारी ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज किए इंडोनेशिया के साथ, जो कि आज तक चल रही है। देखिए शुरुआत से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति की बात कर लेते हैं। गरुड़ शक्ति हमारी थल सेना और इंडोनेशिया के थल सेना मिलकर एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। समुद्र शक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं। उसके बाद सबाक गहरे समुद्र बंदरगाह पर संयुक्त कार्य की बात कर लेते हैं। यानी इस तरीके की जो चीजें हैं हम लोग इंडोनेशिया के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं, ताकि हमारे रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। अब देखिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों है इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए जियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अंडमान निकोबार के पास में ही है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। अंडमान निकोबार के पास में इंडोनेशिया का एक की ट्रेड रूट, ठीक है। यानी कि इंडोनेशिया का जितने भी ट्रेड रूट है ना, अंडमान और निकोबार से मैक्सिमम होके गुजरते हैं। मिलिट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स जो है काफी ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं इंडोनेशिया के साथ। उसके बाद कॉपरेशन इन जावा एंड अंडमान सी, हम दोनों जावा द्वीप और अंडमान सी में एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो दोनों ने प्लान किया है डबल ट्रेड करने का अगले 5 साल में, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी दोनों ने साइन किया हुआ है, ताकि आसियान कंट्रीज का बेनिफिट्स होता रहे, ठीक है बच्चे। नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो इंडोनेशिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाल्म ऑयल प्रोड्यूसर है और बिग एक्सपोर्टर ऑफ कॉइल है, टीन है, रबर है, निकल, कोकोआ, कॉफी, ये सब कुछ इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा होता है। और इंडोनेशिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश भारत के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत टेक्स 2025। टेक्स का मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल है, टेक्स का मतलब यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल से है, ठीक है बच्चे। भारत टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल, क्लियर अपन यहाँ पे। यानी कि इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की टेक्सटाइल है वो किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे पहचान बना रही है, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे पहचान बनाने के लिए और कौन कौन से हम लोग कदम उठाते जा रहे हैं, ये सारा कुछ इस आर्टिकल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए न्यूज में क्यों है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत टेक 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको एड्रेस किया है। यानी इनॉग्रेशन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और टेक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, टेक्स का मतलब टेक्सटाइल से है, यानी कि हमारा जो कपड़े का धंधा है, कपड़े का व्यापार है, कपड़े का जो इकोनॉमी है हमारी, उस पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इवेंट, और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है जिसमें कपड़े वगैरह को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अब इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये इवेंट क्या करेगा, पूरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम को शोकेस करेगा पूरी दुनिया के सामने। इंडियन टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जहां पे 70+ कॉन्फ्रेंसेस होने वाले, पैनल होने वाले, मास्टर सेमिनार्स होने वाले हैं, नई नई इनोवेशंस पे फोकस किया जाएगा, स्टार्टअप्स पे फोकस किया जाएगा, स्टार्टअप्स की आइडियाज सुने जाएंगे, उन आइडिया को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। हैकाथन स्टाइल पिच फेस्ट होगा। हैकाथन एक तरीके का कॉम्पिटिशन होता है जिसपे कि मतलब डिजिटल लेवल का एक कॉम्पिटिशन होता है, हैकाथन कहते हैं, वो भी परफॉर्म करवाए जाएंगे। यहाँ पे डिजाइन चैलेंजेस करवाए जाएंगे कि यानी देखो टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल में डिजाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो यहाँ पे बड़े बड़े डिजाइनर्स लगते हैं। तो यहाँ पे उसका भी चैलेंज किया जाएगा काफी सारा। ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 5000 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे आएंगे, 6000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स आएंगे। किसी को डिजाइन पसंद आ रहा है तो डिजाइन खरीद के लेके जाएगा, यानी एक तरीके से स्टॉल्स लगेंगे, डिजाइन शो किया जाएगा भारत टेक्सटाइल के अंदर में, ठीक है बच्चे। उसके बाद 120+ कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अब ये इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है भारत के ऊपर, इसका भारत का एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगी और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। यानी कि आगे चल के बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट मिलने वाला है इस भारत टेक्स का रिजल्ट देख करके, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं भारत का कपड़ा क्षेत्र, यानी कि भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके हैं। देखिए जो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है ना, हमारे जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और 10% इंडस्ट्रियल आउटपुट का कंट्रीब्यूट करता है और 8.21% एक्सपोर्ट हमारा टेक्सटाइल का ही होता है। ग्लोबल रैंक की बात कर लेते तो हम लोग 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसमें 3.91% वर्ल्ड शेयर हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है बच्चे। प्रोडक्शन वैल्यू की बात कर लेते हैं तो 175.7 बिलियन डोमेस्टिक आउटपुट रहा है हमारा डॉलर का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं 45+ मिलियन पीपल अभी भी
आदमी हो चाहे औरत हो, मेन या वुमेन हो, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली यार हमारे खेती बाड़ी में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और इंडिया में अभी भी सिंथेटिक फाइबर बहुत कम होता है और नेचुरल फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जूट वगैरह हो गए, कॉटन वगैरह हो गए, ये तो खेतों में उगते हैं ना। तो एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर वगैरह का सब कुछ मिला के देख लें, ठीक है, तो 45 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे एटलीस्ट काम तो कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं एक्सपोर्ट की बात कर ले। 3 लाख करोड़ 2025 में ये हमारा एक्सपोर्ट गया है, और 9 लाख करोड़ का टारगेट है हमारा तकरीबन 2030 तक के बाद। ठीक है, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी सेक्टर यूं ही फ्लरिश कर जाता, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसा मतलब प्रॉब्लम फेस की जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम के बारे में देख लेते हैं। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जो केमिकल्स कपड़े को हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कलर जो कपड़े को करते हैं, तो कलर में जो केमिकल होता है वो केमिकल जो बह के पानी में जाता है तो पानी पोल्यूट कर देता है, वाटर बॉडी पूरी पोल्यूट हो जाती है, मछलियां मर जाती है, सारे सारे पर्यावरण का नुकसान होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, रिवर खराब हो जाते हैं, ओशन खराब हो जाते हैं। रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल के लिए हम ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड हैं, यानी इंपोर्ट पे डिपेंड है, तो हमारा पैसा बाहर जाता है। पहला नुकसान तो यही हो गया, और दूसरा नुकसान ये हो गया कि अगर हम उन पे डिपेंड है, वो डूबे तो हम भी तो डूबे भाई साहब। ठीक है, तीसरा उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी हमारे इंडिया का जो रॉ मटेरियल आता है ना, वो खेती बाड़ी से आता है, टेक्सटाइल सेक्टर का, और वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज, पूरी तरह से ही कहूंगा क्योंकि 95% के आसपास तो अनऑर्गेनाइज्ड ही यार, तो मैं इसको पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज कहता हूं। ठीक है बच्चे, इनएफिशिएंट स्किल्स है वहां पे। वाटर की बात कर लेते हैं। अगर एक शर्ट बनाते हैं ना हम लोग, एक शर्ट बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 2700 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, एक कॉटन की शर्ट बनाते हैं। तो देखो पर्यावरण का कितना ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं तो आपका स्पिनिंग में, यानी कि जो चलता है ना बुनाई वगैरह, ठीक है, उसमें 34% एनर्जी लगती है। ठीक है, वीविंग में, सिलाई वगैरह में 23% एनर्जी लगती है, केमिकल प्रोसेसिंग में 38% एनर्जी लगती है। और वेस्ट की बात करें, 1 केजी टेक्सटाइल वेस्ट पर पर्सन, ठीक है, यानी हर एक इंसान पे 1 किलो का टेक्सटाइल वेस्ट होता ही होता है, और 85% एंड्स इन लैंडफिल, और 85% तो तकरीबन लैंडफिल्स के अंदर ही चले जाते हैं। तो देखो टेक्सटाइल जो हमारी इंडस्ट्री है तो बड़ी, और इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन इसमें नुकसान भी उतने ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पे काम करना चाहिए, इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकते हैं। रिसाइकलिंग करना, यानी जितना भी कपड़ा आप लोगों के पास है उसको ज्यादातर आप लोग रिसाइकल करने की कोशिश करो। ठीक है, उसको यूज कर लेते हो तो उसको, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आज की डेट में, वो पुराना कपड़ा खरीद लेती हैं, सेकेंड हैंड कपड़ा किलो के भाव खरीद लेती हैं और उनको रिसाइकल कर देती हैं। तो ये रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करो। जब आप लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाते हो, छतें वगैरह जो बनाओ, तो वो आप जो छतें वगैरह बनाओ तो सोलर पैनल लगा दो, सोलर पैनल वाले एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन हमारा होगा जरूर, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहने वाला है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल का इस्तेमाल करो, यानी कि वही कपड़ों का इस्तेमाल करो जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो मिट्टी वगैरह में सड़ जाते हैं, वो इस्तेमाल करो ताकि जिनसे पॉल्यूशन ना फैले और हमारा एनवायरमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है बच्चे, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने सामर्थ नाम का एक इनिशिएटिव लिया था। ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सामर्थ वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और भारतीयों में स्किल डेवलप करने की कोशिश करती है और ऐसे प्रोग्राम चलाती है। ठीक है बच्चे, ATUFS की बात कर लेते हैं। तो ये टेक अपग्रेडेशन की बात करती है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करती है भारत सरकार, जिसके लिए लोन वगैरह भी दिया जाता है और रिसर्च कैंपेनिंग वगैरह भी चलाई जाती है। ठीक है, NTTM की बात कर लेते हैं। तो 1480 करोड़ का खर्चा है यहाँ पे, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बनाए जाते हैं, यानी कि और रास्ते ढूंढे जाते हैं कि टेक्सटाइल को हमारे किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने चला के रखे हुए। ठीक है, PLI स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो PLI स्कीम्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन किया तो इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करती है हर एक किसान को या फिर हर एक प्रोड्यूसर को। ठीक है बच्चे, यहां पे देखा जाए, ठीक है, तो 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुका है, मतलब PLI स्कीम से। ठीक है बच्चे, उसके बाद PM मित्र पार्क की बात कर ले। PM मित्र पार्क बनाए जाते हैं, एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाता है जहां पे सिर्फ टेक्सटाइल से ही सारी चीजें कंपनी वगैरह स्थापित की जाएंगी। ठीक है, बस IPH की बात करते हैं। तो इको कंप्लायंस
CEPTs एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट टेक्सटाइल क्लस्टर्स, यानी कि जो भी हमारे वेस्ट वगैरह हो जाता है टेक्सटाइल में, उसको ट्रीट करके उसको पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव यहाँ पे चला के रखे हुए हैं जिन पे गवर्नमेंट बहुत काम भी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे जो फेल भी हो रहे हैं। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट को और ज्यादा इनिशिएटिव की जरूरत पड़े और गवर्नमेंट और भी ज्यादा इनिशिएटिव लॉन्च करे। वैसे भी सरकारी चीजें शुरू तो होती हैं बहुत अच्छे से, लेकिन पूरी तरीके से अप्लाई होने में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो ये जो भारत टेक की मैं बात कर रहा था 2025 की, ये इंडिया के टेक्सटाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ग्लोबल रीच तक पहुंचाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, यानी कि एक बैलेंस ग्रोथ होगा, हमारे इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगी और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होंगी, रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी कम होगी, यानी कि हम लोग, हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, तो हम अपना रॉ मटेरियल वगैरह यही बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, हम लोग विद पॉलिसी पुश इंडस्ट्री एडॉप्शन, इंडिया कैन बिकेम ग्लोबल टेक्सटाइल हब व्हाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट को को बहुत अच्छा करते हुए, दूर तो नहीं, बहुत अच्छा करते हुए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडिया के टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आर्टिकल बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले सेशन में अगले कुछ आर्टिकल्स के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।